नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। भारत में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने वाले संगीतकार और गायक बप्पी लहरी का मंगलवार को मुंबई के क्रिटिकल केयर अस्पताल में निधन हो गया। हरियाणा के सोनीपत में मंगलवार को पंजाब के मशहूर अभिनेता दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हो गई। देश आज गुरु रविदास की जयंती मना रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। अब सभी की निगाहें तीसरे चरण के चुनाव पर हैं। यूपी के मेरठ जनपद में सेक्टर मजिस्ट्रेट डॉक्टर वैभव शर्मा ने थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में भाजपा प्रत्याशी दिनेश पर गले में भारतीय जनता पार्टी के प्रतीक चिन्ह वाला पट्टा डालकर एवं हाथ में मोबाइल फोन लेकर मतदान केंद्र संख्या 220 पर पहुंचने पर आपत्ति जताई है। 80 और 90 के दशक में भारत में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने वाले संगीतकार और गायक बप्पी लहरी का मंगलवार को मुंबई के क्रिटिकल केयर अस्पताल में निधन हो गया है। वह 69 वर्ष के थे। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर दीपक नामजोशी ने पीटी ने बताया कि लॉडी को 1 महीने के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था और सोमवार को उन्हें छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन मंगलवार को उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनके परिवार ने एक डॉक्टर को उनके घर पर बुलाया और उन्हें फिर अस्पताल लाया गया। उन्होंने कई स्वास्थ्य समस्याएं थी जिसकी वजह से उन्हें मृत्यु हो गई। बप्पी लहरी, जिन्हें व्यापक रूप से भारत में डिस्को किंग के रूप में जाना जाता है, उनका जन्म 1952 में पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में शास्त्रीय संगीत के एक समृद्ध परंपरा वाले परिवार में हुआ था। उन्होंने 19 साल की छोटी उम्र में एक संगीत निर्देशन के रूप में अपना करियर शुरू किया था। उनके पिता अपरेश लॉडी एक प्रसिद्ध बंगाली गायक थे और उनकी मां बंसारी लॉडी एक संगीतकार और एक गायिका थी जो शास्त्रीय संगीत और श्यामा संगीत में पारंगत थी। उन्हें बंगाली फिल्म दादू में गाना गाने के लिए पहला अवसर मिला था। हालांकि हिंदी फिल्मों में उन्होंने अपनी जगह फिल्म नन्ना शिकारी से बनाना जो है शुरू किया था। ताहिर हुसैन की हिंदी फिल्म जख्मी से उन्हें बॉलीवुड में खुद को स्थापित किया और एक पार्श्व गायक के रूप में उनकी पहचान हुई। हरियाणा के सोनीपत में मंगलवार को पंजाब के मशहूर अभिनेता दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हो गई। उनका शव खरसौदा सीएससी से सोनीपत के सिविल अस्पताल लाया गया है। यहां उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। 10 बजे पोस्टमार्टम शुरू हो चुका था। 30 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम करेगी और बोर्ड में डॉक्टर पंकज केसरवानी, डॉक्टर राजेश सिंह और डॉक्टर भानु भी शामिल है। जिला प्रशासन इस दौरान वीडियोग्राफी भी करवाएगा। दीपक सिद्धू के परिजन सोनीपत सिविल अस्पताल पहुंच चुके हैं। उनके समर्थकों का आना लगातार जारी है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि हादसा कुंडली पलवल मानेसर एक्सप्रेसवे पर पिपली टोल प्लाजा के पास हुआ था। हादसे के बाद से जो ट्राला चालक है वो फरार है। उनके भाई मनदीप ने इस मामले में एक एफआईआर दर्ज कराई है। अमेरिका की रहने वाली रीना राय ने पुलिस को बताया कि वह 1 साल से मुंबई में रह रही थी और वह और दीप सिद्धू 13 फरवरी को मुंबई से दिल्ली आए थे। वहां से वह मंगलवार रात को पंजाब जा रहे थे। वह गाड़ी के अंदर सो रही थी। उन्हें नहीं पता कि हादसा किस तरह से हुआ है। वह हादसे के बाद बेसुध हो गई। फिर अस्पताल लाया गया उन्हें और सोनीपत के एसएसपी राहुल शर्मा का कहना है कि केएमपी पर हादसे में पंजाब के दीप सिद्धू की मौत हुई है। उनके साथी चोटिल है। उनकी हालत अब ठीक है। शुरुआती जांच में पता लगा है कि वह दोनों स्कॉर्पियो से दिल्ली से पंजाब के भटिंडा जा रहे थे। उनके परिजनों को सूचना दी गई। उनके आने के बाद बयान दर्ज करवा कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। देश आज गुरु रविदास की जयंती मना रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशव्यापियों को जो है शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में महान संत द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर प्रेम, सौहार्द व समानता पर आधारित समाज के निर्माण का आह्वान भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर दिल्ली के करोल बाग स्थित श्री रविदास विश्राम धाम मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। पीएम ने मंदिर में कीर्तन कर रही महिलाओं के बीच बैठकर मंजीरा भी बजाया। संत रविदास 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच देश के भक्ति काल से जुड़े हुए थे। उन्होंने भजन गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं और उन्हें 21वीं सदी के रविदासिया धर्म का संस्थापक माना जाता है। आज ही माघ पूर्णिमा भी है और इस मौके पर श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं। राष्ट्रपति ने कहा है कि संत रविदास ने प्रेम और समानता के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। उन्होंने ट्वीट किया है कि संत रविदास जयंती की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। महान संत गुरु रविदास जी ने बिना किसी भेदभाव के प्रेम और समानता के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। आइए हम सभी गुरु रविदास जी के मार्ग पर चलकर समानता, सद्भाव और समन्वय पर आधारित समाज के निर्माण में योगदान दें।
यूपी में विधानसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। अब सभी की निगाहें जो हैं वो तीसरे चरण के मतदान पर है। यही कारण है कि सभी बड़े नेताओं ने तीसरे चरण की सीटों की तरफ अपनी नजर कर ली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में पहले 2 चरणों के मुकाबले दागी उम्मीदवारों की संख्या घटी है और इस चरण में 22% प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले भी दर्ज है। वहीं सबसे ज्यादा आपराधिक मामले कांग्रेस की फर्रुखाबाद सीट के प्रत्याशी लुइस खुर्शीद पर दर्ज है। करोड़पति प्रत्याशियों की सूची में बबीना से यशपाल सिंह यादव शीर्ष स्थान पर हैं और समाजवादी पार्टी के सबसे अधिक 52% दागी उम्मीदवार को टिकट दी गई है, वह करोड़पति है। यही हाल पंजाब में है। पंजाब में भी इन दिनों राजनीति गर्म है। पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी जो है वो लगातार जनता के बीच में जाकर लोगों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। वो जन जन तक जाकर अपने 111 दिन के कार्यकाल के दौरान 100 बड़ी उपलब्धियों को भी गिना रहे हैं। यूपी के मेरठ जनपद में सेक्टर मजिस्ट्रेट डॉक्टर वैभव शर्मा ने थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में भाजपा प्रत्याशी दिनेश पर गले में भारतीय जनता पार्टी के प्रतीक चिन्ह वाला पट्टा डालकर एवं हाथ में मोबाइल फोन लेकर मतदान केंद्र संख्या 220 पर पहुंचने और मतदाता केंद्र पर तैनात पुलिस अधिकारियों और मतदान कर्मियों को धमकाने का आरोप लगाया है। उल्लेखनीय है कि 10 फरवरी को शाम के समय मवाना खुर्द के प्राइमरी पाठशाला नंबर 1 में स्थित मतदान केंद्र पर भाजपा जो कार्यकर्ता द्वारा मतदान अधिकारी प्रथम सपा के रालोद प्रत्याशी योगेश शर्मा वर्मा के पैर छूने और 10 मिनट तक मतदान प्रभावित रहने का आरोप लगाया है। सूचना पर भाजपा प्रत्याशी दिनेश खटिक वहां पहुंचे और वहां हंगामे की स्थिति पैदा हो गई है। इस मामले को योगी आदित्यनाथ के भी संज्ञान में डाला गया है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। भारत में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने वाले संगीतकार और गायक बप्पी लहरी का मंगलवार को मुंबई के क्रिटिकल केयर अस्पताल में निधन हो गया। हरियाणा के सोनीपत में मंगलवार को पंजाब के मशहूर अभिनेता दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हो गई। देश आज गुरु रविदास की जयंती मना रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। अब सभी की निगाहें तीसरे चरण के चुनाव पर हैं। यूपी के मेरठ जनपद में सेक्टर मजिस्ट्रेट डॉक्टर वैभव शर्मा ने थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में भाजपा प्रत्याशी दिनेश पर गले में भारतीय जनता पार्टी के प्रतीक चिन्ह वाला पट्टा डालकर एवं हाथ में मोबाइल फोन लेकर मतदान केंद्र संख्या 220 पर पहुंचने पर आपत्ति जताई है। हथेली पे रख ले है नहीं नवेली, तू लाखों संभाले चला चल चला चल, तू मीठे पलों को बांटे चला चल, उम्र को तू पल पल भुलाता चला चल। ये बातें है सपने किसी के, तू नाजों से पाले चला चल चला चल। सफर है जो लंबा, होठों पे अपने एक नगमा सजाए चला चल चला चल। Force Traveler, celebrate every journey. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। पूरी दुनिया की निगाह अब रूस यूक्रेन पर टिकी हुई है। दोनों देश जंग के बेहद करीब हैं। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने ऐलान किया है कि रूसी सेना आज हमला कर सकती है। इससे पहले रूस ने यूक्रेन सीमा पर बहुत बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद के साथ मिसाइलों की तैनाती की है। साथ ही सैटेलाइट तस्वीरों में स्पष्ट देखा जा सकता है कि यूक्रेन सीमा से 110 किलोमीटर दूर रूसी सैनिकों ने तंबू लगाकर जंग की पूरी तैयारी की हुई है। इस बीच अमेरिका एक बार फिर से यूक्रेन के साथ खड़ा दिखाई दिया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने बयान में कहा है कि हम यूक्रेन पर रूस के किसी भी हमले का निर्णायक जवाब देने के लिए तैयार हैं, जिसकी अभी भी बहुत अधिक संभावना बनी हुई है। उन्होंने कहा कि हम रूस के साथ सीधे टकराव की स्थिति नहीं चाहते हैं। हालांकि मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, यदि रूस ने यूक्रेन में अमेरिका के नागरिकों को निशाना बनाया तो हम पूरी आक्रामक क्षमता के साथ मुंहतोड़ जवाब देंगे। सिर पर मंडराते संकट के बादलों की इस घड़ी में कनाडा ने भी यूक्रेन की मदद का फैसला किया है। कनाडा ने कहा है कि वह यूक्रेन को करीब $70 लाख से ज्यादा के घातक हथियार देगा।
इन हथियारों में मशीन गन, पिस्तौल, कार्बाइन, 15 लाख राउंड गोला बारूद, स्नाइपर राइफल और विभिन्न संबंधी उपकरण भी शामिल हैं। इस तरह की मदद मिलने से यकीनन यूक्रेन के सुरक्षा बलों को मदद मिल सकती है। मेरठ में गुर्जर मतों के बंटवारे ने किठौर सीट पर हार जीत का गणित बिगाड़ दिया है। विधानसभा क्षेत्र की हर चौपाल और चाय की दुकान पर यही चर्चा है कि गुर्जर मतों के सहारे जहां भाजपा अपनी जीत मानकर चल रही है, वही सपा भी गुर्जर बिरादरी को अपने साथ बताकर जीत का दावा कर रही है। कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इस पर असली मोहर जो है वो 10 मार्च को ही लग जाएगी। लेकिन इससे पहले प्रत्याशी और समर्थक जीत के दावे करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। किठौर विधानसभा सीट से 42,000 गुर्जर मतदाता बताए जाते हैं और इस बार इस सीट पर बसपा से केपी मावी और कांग्रेस से बबीता गुर्जर जो है चुनाव में है। ये दोनों पूरी दमदारी के साथ चुनाव मैदान में डटे हुए हैं, लेकिन वोटिंग के दिन ये दोनों ही नेता अपनी गुर्जर बिरादरी के मतदाताओं के दिलों से दूर बताए जा रहे हैं। उधर सपा के शाहिद और भाजपा के सतवीर के समर्थकों का दावा है कि गुर्जर बिरादरी ने सपा व बसपा को गले लगाया है। इसी के आधार पर जीत हार का दावा भी कर रहे हैं। बात यही खत्म नहीं होती है। यह जहां भाजपा प्रत्याशी और उनके समर्थक 80% गुर्जर मतों पर दावा जता रहे हैं, वहीं सपा प्रत्याशी और समर्थक 40% गुर्जर मतों को साइकिल के साथ बताकर जीत का दावा भी ठोक रहे हैं। यह बात तो जनता मान ही रही है, लेकिन किठौर सीट पर शाहिद और सतवीर में कांटे की टक्कर भी देखने को मिल रही है। भाजपा के सतवीर त्यागी का कहना है कि हम गुर्जरों की ही बात करें तो 80% मतदाता उनके साथ हैं और उन्हें योगी सरकार बनाने के लिए वोट भी किया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में 2 भारतीयों समेत 8 लोगों के पास यूरेनियम जैसा पदार्थ मिलने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। यह पदार्थ अवैध रूप से भारत से लाया गया था। पुलिस के मुताबिक एक गुप्त सूचना के आधार पर अधिकारियों की एक टीम ने 5 सितारा होटल के पार्किंग में एक कार से यह पदार्थ बरामद किया है। पुलिस ने कहा कि 2 भारतीयों की पहचान बिहार निवासियों उपेंद्र कुमार मिश्रा एवं राजू ठाकुर के रूप में हुई है, जबकि बाकी 6 नेपाली नागरिक हैं। ये गिरफ्तारियां तब की गई हैं जब ये लोग इस बेशकीमती सामान को 25 करोड़ रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने कार से भूपेंद्र और नवराज को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी उसने मिली सूचना के आधार पर गिरफ्तार किए गए हैं। नेपाल पुलिस मुख्यालय के सूत्रों ने बताया कि यूरेनियम का अवैध रूप से कारोबार करने के आरोप में इन 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन ने उनके पास से 9 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। मेट्रोपॉलिटन पुलिस रेंज के पुलिस अधीक्षक दिनेश मैनाली ने कहा है कि हमने कुछ पदार्थ बरामद किए हैं जो यूरेनियम जैसा दिखता है। यह पता करने के लिए उसे प्रयोगशाला भेजा जाएगा वह यूरेनियम है या कुछ और। फिलहाल मामले की जांच अभी जारी है। धर्म विशेष की महिलाओं के प्रति अपमानजनक व अमर्यादित टिप्पणी कर भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में यति नरसिंहानंद को प्रभारी जिला सत्र न्यायाधीश भारत भूषण पांडे ने जमानत दे दी है। मालूम हो कि धर्म संसद में दिए भड़काऊ भाषण में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। संभावना है कि आज बुधवार को वह जेल से भी रिहा हो जाएंगे। नगर कोतवाली के निरंजनी अखाड़ा मायापुर निवासी लॉ की छात्रा रुचिका ने 12 जनवरी 2022 को नगर कोतवाली हरिद्वार में गाजियाबाद के डासना में स्थित देवी मंदिर के महंत पर व जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। रुचिका ने सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर धर्म विशेष की महिलाओं के प्रति अपमानजनक व अमर्यादित टिप्पणी कर भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यति नरसिंहानंद को 15 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद नरसिंहानंद ने सीजीएम न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। सीजीएम न्यायालय ने उनके प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने जिला सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जमानत प्रार्थना पत्र पर मंगलवार को प्रभारी जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भारत भूषण पांडे ने यति नरसिंहानंद के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद जमानत प्रदान कर दी थी। जमानत आदेश में यह भी कहा गया था कि वह मजिस्ट्रेट न्यायालय के समकक्ष जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अंडरटेकिंग देंगे कि आरोपी अपराध की प्रकृति के समान भविष्य में कोई अपराध नहीं करेगा और विवेचना में सहयोग करेगा। मशहूर वायरोलॉजिस्ट टी जैकब जॉन ने दावा किया है कि भारत में कोविड महामारी असल में स्थानीय बीमारी बनने की तरफ बढ़ रही है। जब किसी समुदाय में संक्रमण के मामलों का जो है ग्राफ देखा जाता है तो मामले बढ़ने जो है चरम पर पहुंचने और कम होने की प्रक्रिया को महामारी कहा जाता है।
वहीं मामलों की संख्या की स्थिर अवस्था को स्थानिक व स्थानीय बीमारी कहा जाता है। बाद में जब किसी भी महामारी की स्थिति बनती है तो इसे लहर माना जाता है। हालांकि जब तक मामलों की संख्या 4 सप्ताह तक मामूली उतार चढ़ाव के साथ कम और स्थिर नहीं बनती रहती है तब तक एंडेमिक घोषित नहीं किया जा सकता। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सेंटर ऑफ एडवांस्ड रिसर्च एवं वायरोलॉजी के पूर्व निदेशक टी जैकब जॉन ने कहा है कि देश में एंडेमिक का दौर कई महीनों बना रहेगा। ओमिक्रॉन की तरह कोई नया वेरिएंट भी आ सकता है, हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है कि ओमिक्रॉन से अधिक संक्रामक और डेल्टा से अधिक खतरनाक कोई और स्वरूप सामने आएगा। छोटी छोटी कोविड लहरें आती रह सकती हैं। महामारी विशेषज्ञ और फाउंडेशन फॉर पीपल सेंट्रिक हेल्थ सिस्टम दिल्ली के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया ने कहा है कि भारत एकेडमिक चरण में प्रवेश कर रहा है या नहीं इसकी प्रासंगिकता नहीं है। ध्यान यह रखना होगा कि लोग संक्रमण के प्रति संवेदनशील हों और अपने जीने और रहन सहन के तरीकों में जो है तब्दीली करें। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। भारत में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने वाले संगीतकार और गायक बप्पी लहरी का मंगलवार को मुंबई के क्रिटिकल केयर अस्पताल में निधन हो गया। हरियाणा के सोनीपत में मंगलवार को पंजाब के मशहूर अभिनेता दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हो गई। देश आज गुरु रविदास की जयंती मना रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। अब सभी की निगाहें तीसरे चरण के चुनाव पर हैं। यूपी के मेरठ जनपद में सेक्टर मजिस्ट्रेट डॉक्टर वैभव शर्मा ने थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में भाजपा प्रत्याशी दिनेश पर गले में भारतीय जनता पार्टी के प्रतीक चिन्ह वाला पट्टा डालकर एवं हाथ में मोबाइल फोन लेकर मतदान केंद्र संख्या 220 पर पहुंचने पर आपत्ति जताई है। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। हाल ही में उजागर हुए देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले एबीजी शिपयार्ड स्कैम को लेकर सीबीआई ने दावा किया है कि यह 2005 से 2012 के बीच हुआ है और इस घोटाले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लूटो और भागो की नीति अपनाने का ताना कसा है। लेकिन अब कांग्रेस नीति पूर्ववर्ती यूपीए सरकार घेरे में आ गई है। सीबीआई के दावे की माने तो अब यह कांग्रेस के लिए उल्टे बांस बरेली को चले जैसा लग रहा है। देश में 2005 में 2012 के बीच कांग्रेस नीति सपरंग सरकार थी और सीबीआई का कहना है कि कंपनी को अधिकांश बैंक लोन का भुगतान इसी अवधि के दौरान हुआ है। कंपनी के कर्ज खाते को भी फंसाकर यानी कि एनपीए भी 30 नवंबर 2013 को घोषित किया गया था। देश में मई 2014 के पहले तक यूपीए सरकार थी और सीबीआई ने यह भी कहा है कि उसने एबीजी शिपयार्ड के कर्ता धर्ता ऋषि कमलेश अग्रवाल व 8 अन्य के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है ताकि वे देश से बाहर न भाग सके। जांच एजेंसी ने दावा किया है कि आरोपियों की लोकेशन देश में ही मिली है, वे देश से नहीं भागे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने बयान जारी कर कहा कि 22,842 करोड़ रुपए का यह घोटाला 2005 से 12 के बीच हुआ है। कांग्रेस ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि उसने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी की। जहाजों के कारोबार से जुड़ी इस कंपनी पर आरोप है कि उसने आईसीआईसीआई बैंक के नेतृत्व वाले 28 बैंक के कस्टोडियम को 22,842 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। इसमें एबीजी शिपयार्ड ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ सबसे बड़ी यानी कि 7,089 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। 22,842 करोड़ रुपए के कुल घोटाले में आईडीबीआई बैंक के 3,839 करोड़, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 2,925 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा के 1,614 करोड़ और पंजाब नेशनल बैंक के 1,244 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। भाजपा समर्थित और नेशनल पीपल्स पार्टी की अगुवाई वाले मेघालय लोकतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने वाले 5 विधायकों को कांग्रेस
निलंबित कर दिया है। साथ ही अपना विचार बदलने के लिए पार्टी ने 10 दिन का समय भी दिया है। प्रदेश के पार्टी प्रवक्ता ने मंगलवार को यह जानकारी दी है कि सभी 5 विधायक जो पिछले हफ्ते मेघालय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी थी, उन्हें पार्टी द्वारा जारी पत्र दिया गया है। उल्लेखनीय है कुछ महीने पहले ही कांग्रेस के 12 विधायक तृणमूल कांग्रेस के खेमे में चले गए थे। राज्य में पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि कांग्रेस आलाकमान ने 5 विधायकों को निलंबित कर दिया है। उन्हें अपना विचार बदलने और अपना समर्थन वापस लेने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है, अन्यथा उनको कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा। हालांकि किसी भी विधायक ने अभी तक इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन उनमें से एक ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि पार्टी लंबे समय से सांसदों की विभिन्न शिकायतों के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करेगी। और कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए निलंबित CLP नेता अम्बारीन लिंगदो ने कहा है कि संगमा ने 5 विधायकों को आमंत्रित किया है। कांग्रेस के दर्जन भर विधायकों के शामिल होने पर तृणमूल कांग्रेस अचानक प्रदेश में विपक्ष के रूप में उभरी है। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में पहले 2 चरणों के मुकाबले दागी उम्मीदवारों की संख्या घटी है। इस चरण में 22% प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं सबसे ज्यादा आपराधिक मामले कांग्रेस की फर्रुखाबाद सीट के प्रत्याशी लुइस खुर्शीद पर दर्ज हैं। करोड़पति प्रत्याशियों की सूची में बबीना से यशपाल सिंह यादव शीर्ष पर हैं। समाजवादी पार्टी ने सबसे अधिक 52% दागी उम्मीदवारों को टिकट दी है। वह करोड़पति उम्मीदवारों की सूची में भी शीर्ष पर है। सपा ने 58 में से 30 बाहुबलियों को टिकट दिया है, जबकि भाजपा ने 55 में से 25 यानी कि 46% बाहुबली पर भरोसा जताया है। उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने मंगलवार को तीसरे चरण की रिपोर्ट जारी की है। इस चरण में 627 प्रत्याशी खड़े हैं, लेकिन 4 प्रत्याशियों के शपथ पत्र स्पष्ट न होने के कारण विश्लेषण नहीं किया गया है। तीसरे चरण में 59 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव होना है। 623 में से 135 यानी कि 22% ने अपने ऊपर आपराधिक मामलों का खुलासा भी किया है। 103 ने गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों का खुलासा किया है। इनमें से बसपा ने 59 में 23 यानी कि 39% दी। वहीं सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने भी राज्य में अपनी साख बचाने का जिम्मा उन्हीं को दे दिया है। पार्टी ने इस चरण में 20 दागियों को यानी कि 36% को टिकट दिया है। वहीं ईमानदारी और स्वच्छ राजनीति का दम भरने वाली आम आदमी पार्टी ने 59 टिकटों में 11 आपराधिक मामलों वालों को चुना है। गंभीर आपराधिक मामलों में यदि दलवार स्थिति का आकलन करें तो समाजवादी पार्टी यहां भी अव्वल है। पार्टी ने 21 ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारे जिन पर गंभीर किस्म के आपराधिक मामले जो हैं वो दर्ज हैं। कश्मीर में बुधवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिक्टर स्केल पर 3.2 की तीव्रता वाला भूकंप आज सुबह 5:43 पहलगांव से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में आया। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। भूकंप से अपनी किसी तरह से जान माल के खतरे की खबर जो है वो अभी तक सामने नहीं आई है। इससे पहले प्रदेश में 10 फरवरी को पर्यटन स्थल गुलमर्ग में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, तब इसकी तीव्रता 3.8 मापी गई थी। इसके अलावा 5 फरवरी को भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, उस वक्त तीव्रता 5.7 मापी गई। झटके जो है वो जम्मू संभाग के उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ के साथ ही कश्मीर घाटी में महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के आंकड़ों पर ड्रोन नजर डालें तो देश में 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 के बीच कुल 965 छोटे बड़े भूकंप दर्ज किए गए हैं। सुकून देने वाली बात ये रही कि इन सभी भूकंपों की तीव्रता कम थी, जिसकी वजह से कोई बड़ी तबाही नहीं देखी गई। पृथ्वी से भेजे गए एक रॉकेट का टुकड़ा 4 मार्च को चंद्रमा पर टकराने वाला है। अब तक अनुमान था कि यह टुकड़ा उद्यमी इलॉन मस्क की कंपनी एयरस्पेस द्वारा प्रक्षेपित रॉकेट फॉल्कन 9 का है, लेकिन अब खगोलविदों ने नया खुलासा किया है कि यह चीनी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा भेजे गए मिशन चॉन्ग 5T1 के रॉकेट लॉन्ग मार्च उसी का है। यह टकराव 4 मार्च को भारतीय समय के अनुसार शाम 6:02 पर होगा। प्लूटो प्रोजेक्ट के लिए खगोलीय सॉफ्टवेयर बनाने वाली बिल ग्रे ने पिछले महीने दावा किया था कि फाल्कन ने 9 का टुकड़ा चंद्रमा से टकराएगा। 11 फरवरी 2015 को इस रॉकेट से डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटिव नामक उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया था। उपग्रह का काम धरती से करोड़ों किमी दूर रहकर सौर तूफानों की पहले चेतावनी भेजना था। नासा की जेट पॉपुलेशन लैब के इंजीनियर
ने खुलासा किया है कि यह फाल्कन 9 के टुकड़े नहीं हो सकते हैं। गैरी ने 14-15 में हुए दूसरे प्रक्षेपणों की जानकारी जुटानी शुरू की है। पता चला है कि 23 अक्टूबर 2014 को चीन ने अपना चॉन्ग 5T1 अंतरिक्षयान रॉकेट लॉन्ग मार्च उसी के जरिए भेजा था। चॉन्ग 5 2020 में चंद्रमा से मिट्टी और चट्टानों के सैंपल पृथ्वी पर अध्ययन के लिए लाया। खगोलविदों ने पाया कि इस रॉकेट के तीसरे चरण का हिस्सा ही वह चीज है जो चंद्रमा से टकराने जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भारत में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने वाले संगीतकार और गायक बप्पी लहरी का मंगलवार को मुंबई के क्रिटिकेयर अस्पताल में निधन हो गया। हरियाणा के सोनीपत में मंगलवार को पंजाब के मशहूर अभिनेता दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हो गई। देश आज गुरु रविदास की जयंती मना रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। अब सभी की निगाहें तीसरे चरण के चुनाव पर हैं। यूपी के मेरठ जनपद में सेक्टर मजिस्ट्रेट डॉक्टर वैभव शर्मा ने थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में भाजपा प्रत्याशी दिनेश पर गले में भारतीय जनता पार्टी के प्रतीक चिन्ह वाला पट्टा डालकर एवं हाथ में मोबाइल फोन लेकर मतदान केंद्र संख्या 220 पर पहुंचने पर आपत्ति जताई है।